Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about blood coagulation. तो जो ब्लड कोएगुलेशन है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं कि ब्लड क्लोट हो गया। ठीक है, क्यों करना पड़ता है ब्लड क्लोट? कि कहीं पे भी इंजरी हो गई तो भाई वहाँ पे ब्लड फ्लो करता रहेगा अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड प्लेटलेट्स कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी प्लाज्मा सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेते हैं, प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेते हैं और वहाँ पे फिब्रिन जो है वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसके थ्रू क्लोट फॉर्म हो जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो इसी को बोला जाता है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन इज डन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जिसका नाम क्या है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का हाइड्रोलाइसिस करके इसको इनसोल्युबल फिब्रिन जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कैटेलाइज की जाती है। कैटेलाइज मतलब यहाँ पे कोई एक बायो एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। वो क्या है? एक एंजाइम है और वो एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन। और ये किससे बना है? प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? फैक्टर सेकंड। कौन सा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन पहले एक्टिवेट होगा थ्रोम्बिन में। वो क्या करेगा? फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाएगा। फिब्रिन क्या है? वेब लाइक स्ट्रक्चर। और ये वेब लाइक स्ट्रक्चर इसके थ्रेड से फॉर्म होता है जिसके अंदर ये प्लेटलेट्स को, रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करके एक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो फिब्रिन है वो क्या करता है? प्रेसिपिटेट करता है एज ए नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर जनरेट करता है और रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स को क्या कर देता है? ट्रैप कर देता है और ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेशन। अब ये ब्लड कोएगुलेशन बॉडी के अंदर दो पाथवे के थ्रू होती है, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो इन पाथवे को समझने से पहले हम पहले बात करेंगे किसकी? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की। देयर आर 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इन आवर बॉडी। सबसे पहला हमारा होता है फिब्रिनोजन जिसको फैक्टर 1 बोलते हैं। सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन जिसको फैक्टर 2 बोलते हैं। फिर होता है थर्ड जिसको हम टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। फिर फैक्टर फोर्थ होता है कैल्शियम। फैक्टर फिफ्थ होता है प्रोएसिलरिन और लेबाइल फैक्टर एसी ग्लोबुलिन भी इसको बोला जाता है। फैक्टर हमारा सेवेंथ होता है सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एसिलरेटर भी इसको बोला जाता है। SPCA, एस से सीरम, पी से प्रोथ्रोम्बिन, सी से कन्वर्जन, ए से एसिलेटर। इसको प्रो कन्वर्टिन भी बोलते हैं और स्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं। फिर होता है सेवेंथ फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अगर ये एब्सेंट होगा एट्थ और नाइन्थ तो किसी पेशेंट में अगर ये एब्सेंट है तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता और उसको हम हीमोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर नाइन्थ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी बोला जाता है इसको। PTC, पी से प्लाज्मा, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी से कंपोनेंट। इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोला जाता है। और जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है AHF है, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोला जाता है। जो फैक्टर एट्थ होता है हमारा उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं और नाइन को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, फैक्टर जो 10 होता है इसको स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर बोला जाता है और फैक्टर 11th को बोला जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। PTA, पी से प्लाज्मा, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, ए से एंटीसीडेंट। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी इसको बोला जाता है। तो फैक्टर 8, 9 एंड 11। 8 क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। 9 क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। और 11 क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। फैक्टर 12 होता है हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर क्या है? 12। फैक्टर 13 क्या है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो दीज आर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो ब्लड कोएगुलेशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है ट्रोमेटाइज्ड वस्कुलर वॉल से। ट्रोमेटाइज्ड वस्कुलर वॉल का मतलब क्या है? कि ट्रोमा हो गया। क्या हो गया? ट्रोमा हो गया। ट्रोमेटाइज्ड वस्कुलर वॉल, वस्कुलर वॉल। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं फिर उसके बाद हम इस डायग्राम से या फ्लो चार्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? इट बिगिंस विथ ट्रोमेटाइज्ड वस्कुलर वॉल। वस्कुलर वॉल क्या होती है? जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उसको वस्कुलर वॉल बोलते हैं। वो ट्रोमेटाइज्ड कब होगी? जब इंजरी होगी। ठीक है, तो इंजरी के टाइम पे वो ट्रोमेटाइज्ड होगी। तो एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू, या तो एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो, या फिर वो ट्रोमेटाइज्ड होगी या फिर वो डैमेज हो गई।
ठीक है। जैसे ही वो डैमेज्ड वस्कुलर वॉल किसके कांटेक्ट में आएंगे, ब्लड के, तो ब्लड क्या रिलीज करता है, कुछ टिश्यू फैक्टर रिलीज करता है। कौन सा टिश्यू फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर 3। कौन सा फैक्टर यहाँ पे रिलीज हुआ, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर 3। अब इसका रोल क्या है, ये फैक्टर फोस्फोलिपिड से मिलके बना होता है, क्योंकि हर एक फैक्टर हमारा क्या है, एक मेम्ब्रेन कंसिस्ट करेगा, तो उसमें फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ से आए, जो ये हमारा टिश्यू वॉल है जो ट्रोमेटाइज्ड हुई उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आए। ठीक है, तो ये फोस्फोलिपिड से बनी होती है, प्लस लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, लिपो मतलब लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो किसका काम करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, जो तोड़ते हैं प्रोटीन को। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि जो भी ट्रोमेटाइज्ड हमारी वस्कुलर वॉल होगी या एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू होगा, जैसे ही वो ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर रिलीज होगा, जो कि फैक्टर 3 होता है। अब ये जो हमारी डैमेज्ड वस्कुलर वॉल है, उससे क्या लेता है, फोस्फोलिपिड लेता है। कुछ इसके अंदर लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जो प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, 10 को और 7th फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एंजाइम है, तो एक्टिवेशन करते हैं फैक्टर 10 का। ठीक है, और यहाँ पे किसका रोल आता है, फैक्टर 7th का और टिश्यू फैक्टर का आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स था, जो यहाँ पे क्या था, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स था टिश्यू फैक्टर का, प्लस यहाँ पे जो हमारा फैक्टर 7th आया और जो कैल्शियम आया, ये तीनों ही चीजें क्या करती हैं, एंजाइमेटिकली एक्ट करती हैं फैक्टर 10 पे। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया था कि यहाँ पे जो हमारी ट्रोमेटाइज्ड वस्कुलर वॉल है उससे फोस्फोलिपिड आया, प्लस फैक्टर 3 से लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स आया, जो एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे। अब इसके साथ वो एंजाइम फैक्टर 7th को एक्टिवेट कर देता है, ये एंजाइम क्या करता है, फैक्टर 7th को एक्टिवेट कर देता है। अब जो ये फैक्टर 7th एक्टिवेट हो गया, ये कैल्शियम के साथ मिल के और जो यहाँ पे लिपोप्रोटीन थे उसके साथ मिल के क्या करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है और दोबारा से इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देता है। और जब भी कोई फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें हम उसके सिंबल के नीचे ए लगा देते हैं। तो ये 10 फैक्टर है, तो 10 के नीचे हमने ए लगा दिया कि यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है, दैट इज 10 ए, उसके साथ क्या मिल जाएंगे, टिश्यू जो डैमेज्ड वस्कुलर वॉल थी उसके फोस्फोलिपिड्स, और जो हमारा टिश्यू फैक्टर 3 है उसके फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे फोस्फोलिपिड्स किसके मिल जाएंगे, प्लेटलेट्स के। और यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, कौन सा, फैक्टर 5th। अब ये क्या बना रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स बना रही है, कौन कौन, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्लस टिश्यू फोस्फोलिपिड ऑफ टिश्यू फैक्टर 3 और फोस्फोलिपिड्स ऑफ प्लेटलेट्स प्लस फैक्टर 5, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और वो कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है और इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसका मेन पर्पज क्या है, उसका मेन पर्पज है कि वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे थ्रोम्बिन बनाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है, ये क्या बताता है कि टिश्यू में ट्रॉमा हो गया, मतलब वस्कुलर वॉल ट्रोमेटाइज्ड होगी। तो यहाँ पे टिश्यू फैक्टर का रोल आया, जिसपे हमारे फोस्फोलिपिड्स थे, लिपोप्रोटीन्स थे। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फैक्टर 7 को एक्टिवेट, वो क्या कर रहे हैं, फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर रहे हैं और 7 ए बना दिया उन्होंने, एक्टिवेटेड फैक्टर 7 ए बना दिया। अब इस टिश्यू फैक्टर ने प्लस इस 7 ए ने एक्स को, जो 10 है फैक्टर 10, इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट करवा दिया फैक्टर 10 ए में, और यहाँ पे कैल्शियम का रोल भी आया। टिश्यू फैक्टर, यहाँ पे कौन सा टिश्यू फैक्टर रोल प्ले कर रहा था, थर्ड। यहाँ पे टिश्यू फैक्टर थर्ड था, जिसमें फोस्फोलिपिड्स थे, लिपोप्रोटीन्स थे। ठीक है, उसने क्या किया, एक एंजाइम की तरह एक्ट किया, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह, जिसने फैक्टर 7 को फैक्टर 7 ए में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि फैक्टर 7 को एक्टिवेट करवा दिया। अब जैसे ही फैक्टर 7 एक्टिवेट हुआ, वो हमारा टिश्यू फैक्टर 3 के साथ या लिपोप्रोटीन्स के साथ मिलके जो हमारा फैक्टर 10 है उसको कैल्शियम के साथ एक्टिवेट करवा के किस फैक्टर 10 ए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ए है वो टिश्यू फैक्टर के फोस्फोलिपिड के साथ मिलके प्लस कैल्शियम के साथ मिलके, प्लेटलेट्स के एक्टिवेटेड फोस्फोलिपिड के साथ मिलके एंड फैक्टर
5th के साथ मिलके, फैक्टर 5 के साथ मिलके वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और यहाँ पे प्लेटलेट फोस्फोलिपिड भी मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे मेन क्या बात हमें समझ में आई कि इन एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। ठीक है। अब हमारा क्या रोल प्ले करेगा, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्यों चाहिए हमें, फॉर इनिशिएटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को इनिशिएट करने वाले फैक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए, एंड फॉर इनिशिएटिंग क्लोटिंग, जो ट्रोमा ब्लड वेसल्स में जब भी ट्रोमा होता है उसके साथ स्टार्ट होता है, ताकि जो ब्लड का कोलेजन है वो ट्रोमेटाइज्ड ब्लड वेसल्स के साथ एक्सपोज हो और कुछ हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो इनिशिएट हो। इसलिए हमारा इंट्रिंसिक पाथवे की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे में कौन-कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। देखो, यहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है वो कैसे एक्टिवेट होता है, ब्लड ट्रॉमा से। तो ब्लड ट्रॉमा के बाद जैसे ही ब्लड में ट्रॉमा हुआ तो क्या होता है, जो फैक्टर 12 होता है वो एक्टिवेट होता है। फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है और वो प्लेटलेट के फोस्फोलिपिड्स को रिलीज़ करता है। प्लेटलेट से फोस्फोलिपिड को रिलीज़ करता है, जिसके अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं, और वो लिपोप्रोटीन्स क्या हैं? वो प्लेटलेट फैक्टर 3 है। मतलब प्लेटलेट के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3 को ही क्या बोला जाता है, लिपोप्रोटीन बोला जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ब्लड ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो रिलीज़ हुए, वो एक्सपोज़ हुए ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से ब्लड के अगेंस्ट, और ब्लड के अगेंस्ट जब वो एक्सपोज़ होते हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर 12 होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट से फोस्फोलिपिड रिलीज़ होते हैं, जिसके अंदर लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन क्या, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3 वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होता है तो वो हमारा एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है फैक्टर 12 के ऊपर, और जो 12 है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होती है फैक्टर 12 ए की। अब जो वो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 ए है वो एक्टिवेशन करवाता है यहाँ पे एंजाइमेटिकली फैक्टर 11th का। ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इस रिएक्शन में जरूरत पड़ती है HMW की, हाई मोलिकुलर वेट किनोनजन, जो हमारा एसिलेटेड फैक्टर होता है प्री कैलिक्रिन। प्री कैलिक्रिन के थ्रू जो एक्टिवेट होता है उस HMW, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है फैक्टर 11 को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अब जो 11 है वो एक्टिवेट हो गया, अब वो किसको एक्टिवेट करेगा, 9th को। वो किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 9th को एक्टिवेट करेगा, और जो 9th है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड फैक्टर 7 8 सॉरी 8th 8th फैक्टर के साथ मिलके प्लस प्लेटलेट फोस्फोलिपिड के साथ मिलके और फैक्टर 3 के साथ मिलके क्या करेगा, ट्रोमेटाइज्ड प्लेटलेट्स में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे क्या-क्या रोल प्ले करेंगे, 9th 8th फैक्टर 3 और प्लेटलेट के फोस्फोलिपिड्स, ये 4 चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स बनाएँगी, और वो कॉम्प्लेक्स बना के किसको एक्टिवेट करेंगी, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगी। ठीक है, अब जो ये 10 एक्टिवेट हो गया ये फैक्टर 5 के साथ कंबाइन होगा, जैसे हमारा एक्सट्रिंसिक में कंबाइन हुआ था, और यहाँ पे प्लेटलेट और टिश्यू फोस्फोलिपिड भी कंबाइन होंगे जो एक कॉम्प्लेक्स बनाएँगे और दोबारा से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, थ्रोम्बिन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन जो है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन क्या करेगा, फिर ब्लड क्लॉटिंग करेगा। देखो, ब्लड ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से कोलेजन के कांटेक्ट में आया ब्लड, फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ 12 ए में। यहाँ पे HMW भी रोल प्ले कर रहा है 12 ए के साथ, और 12 ए प्लस HMW जो फैक्टर है वो फैक्टर 11th को एक्टिवेट करवाता है फैक्टर 11 ए में। अब 11 ए जो एक्टिवेट हो गया वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड होगा और 9 को एक्टिवेट कर देगा। 9 अब यहाँ पे 8th के थ्रू एक्टिवेट हुआ है। अब जो 9 है वो किसको भी एक्टिवेट कर रहा है, 8th ए को। तो यहाँ पे 8th ए थ्रोम्बिन के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है। 8th ए जो कि एक्टिवेटेड फैक्टर 8th ए है, एंड कैल्शियम एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 9th ए है, वो सब मिल के फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवा रहे हैं। अब 10 प्लस यहाँ पे हमारा ब्लड ट्रोमा से जो प्लेटलेट फोस्फोलिपिड आया था वो और कैल्शियम और फैक्टर 5 वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन पे। फिब्रिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में हो जाता है, जो कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें प्लेटलेट्स को, रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करके ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है।